डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के सेकंड पार्ट की फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में अपन ने भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में, और पिछली कक्षाओं से अपन जो ये पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, जो उसमें पढ़ा है अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में अपन ने 3 अंगों के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे अंग न्यास परिषद के संबंध में। जो ये न्यास परिषद है, इसका उल्लेख यूएनओ की चार्टर के आर्टिकल 7 में उल्लेखित है। यानी कि न्यास परिषद का उल्लेख यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 7 में दिया हुआ है। और ये न्यास परिषद है, यह एक प्रकार से महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्यरत है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये महासभा के अधीन कार्य करती है, उसके सहायक के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी इसको एक सम्मानित जगह प्राप्त है इसे इस न्यास परिषद को। और इस न्यास परिषद का जो गठन किया गया था, उसका जो मूल उद्देश्य था, इनको जो कार्य दिया गया था, वो दिया गया था जो असामरिक ट्रस्ट भू क्षेत्र है, अर्थात अपन कह सकते हैं जो उस समय औपनिवेशिक राष्ट्र थे, जो दूसरे राष्ट्रों के अधीन राष्ट्र थे, उनको किस प्रकार से उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला जाए, किस प्रकार से उसका विकास हो, उस क्षेत्रों को आजादी मिले, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके निरीक्षण और उसके सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के एक सहायक अंग के रूप में जो कार्य सौंपा गया था, वो दिया गया था न्यास परिषद को। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके कार्य। न्यास परिषद का कार्य क्या है? न्यास परिषद का कार्य है, जो अपन कह सकते हैं कि महासभा की यह सहायक अंग के रूप में कार्य करते हुए जो असामरिक ट्रस्ट भूक्षेत्र के प्रशासन, असामरिक ट्रस्ट भूक्षेत्रों के प्रशासन में सहायक अंग के रूप में कार्य करते हुए इन क्षेत्रों का, यानी किसके सहायक अंग के रूप में? महासभा के, महासभा के सहायक अंग के रूप में कार्य करते असामरिक ट्रस्ट भूक्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्र औपनिवेशिक थे, मैं यहां लिख रहा हूं औपनिवेशिक क्षेत्र, औपनिवेशिक क्षेत्र, अर्थात अपन कह सकते हैं जो पहले किसी अन्य शक्तिशाली राष्ट्र के अधीन जो राष्ट्र थे, किन्हीं अन्य शक्तिशाली राष्ट्र के जो अधीन राष्ट्र थे, उसके सामरिक भूक्षेत्रों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, अर्थात उनको आजादी किस प्रकार से दिलाई जाए, अर्थात अपन कह सकते हैं राजनीतिक जागृति पैदा करना, इनका जो मूल उद्देश्य था, इनका कार्य था, ताकि उनको गुलामी से बाहर निकल कर एक प्रकार से अपने कार्य को अच्छे से संपन्न कर सके, अपना विकास कर सके। इस प्रकार की जो कार्य थे, उसको सौंपा गया था न्यास परिषद को। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यह हो गया न्यास परिषद का उल्लेख यूएनओ के चार्टर 7 में, और इनका कार्य था जो औपनिवेशिक, जो अन्य राष्ट्रों, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, उनके अधीन जो राष्ट्र रहते थे, या अपन कह सकते हैं जो कमजोर राष्ट्र थे, जो दूसरे राष्ट्रों के अधीन थे, उनमें किस प्रकार से राजनीतिक जागृति कर उसको किस प्रकार से आजाद करवाया जाए, इस प्रकार का कार्य सौंपा गया था न्यास परिषद को।
अब देखते हैं इस न्यास परिषद का योगदान क्या रहा। तो न्यास परिषद को जो कार्य दिया गया उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि न्यास परिषद है वो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काफी विकास किया है। यानी कि इसके योगदान की अगर बात करें अपन न्यास परिषद की, तो न्यास परिषद ने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, यह राजनीतिक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक क्षेत्र में विकास किया है। वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक अविश्वसनीय विकास किया है। और साथ में अगर इनकी बात करते हैं कि इसमें जो विभिन्न जो प्रदेश थे उनके राजनीतिक विकास की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, जिससे जो अधीन राष्ट्र थे उनमें एक प्रकार से राजनीतिक जागृति पैदा हुई और उन्होंने उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहे। और आर्थिक क्षेत्र की समिति की अगर अपन बात करते हैं तो आर्थिक योजना पर भी इन्होंने आवश्यक बल दिया था ताकि उस क्षेत्रों का विकास हो सके। और अगर अपन बात करते हैं आर्थिक समस्या में इन्होंने सहयोग भी किया और साथ में उसके निदान के इन्होंने उपाय भी सुझाए थे। इसी प्रकार जो प्रवासी मजदूर होते हैं और उनके जो सामाजिक महत्वपूर्ण के जो मामले आते हैं उनको सुलझाने में भी इन्होंने काफी सराहनीय कार्य किया है। तो इस प्रकार से इसके योगदान है न्यास परिषद का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विश्व के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के विकास में। यह आपको ध्यान में रखना है इस न्यास परिषद के संबंध में। इसी के संबंध में अगर अपन बात करते हैं, जो विभिन्न अधीनस्थ कह सकते हैं या गुलाम जो राष्ट्र थे वो भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इससे प्रेरित होकर न्यास परिषद के इस कार्य से या उनकी जागृति के माध्यम से जो अधीन या अपन कह सकते हैं जो गुलाम राष्ट्र थे किसी शक्तिशाली राष्ट्रों को, उन्होंने भी आजादी प्राप्त की। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है न्यास परिषद का। अब इससे आगे जो इसका अगला महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का 5 नंबर, वो है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। और आर्थिक तथा सामाजिक जो परिषद है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन क्षेत्रों का अपन कह सकते हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जाए, इसका कार्य सौंपा गया था इस 5वें महत्वपूर्ण अंग यूएनओ के, जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के रूप में कार्यरत है। और इस के संबंध में अगर बात करते हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के संबंध में, तो इसमें कुल 54 सदस्य हैं, कुल 54 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। इनका चुनाव होता है 54 सदस्य राष्ट्रों का महासभा के द्वारा। और आपको ध्यान में रहे 18 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद नए निर्वाचित कर लिए जाते हैं। पहले वाले को रिटायरमेंट दे दिया जाता है या उसको अपन कह सकते हैं उनको हटा दिया जाता है, नए चुन लिए जाते हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के अंतर्गत। और अपन अच्छे से जानते हैं कि संपूर्ण दुनिया में यूएनओ का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि केवल शांति व्यवस्था बनाए रखे, युद्धों को रोका जाए। उनके साथ में यह भी कार्य था कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका आर्थिक सामाजिक विकास किस प्रकार से किया जाए। तो इसके लिए जो गठन किया गया था वो किया गया था यूएनओ में एक महत्वपूर्ण अंग सामाजिक, अपन कह सकते हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के रूप में। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि किसी क्षेत्र का तभी विकास हो सकता है जब उसकी आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा वहां पर होगी। या अपन इसको प्रोफेशनल भाषा के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जो राष्ट्र युद्ध और शांति की बात करते हैं वो तभी कर पाएंगे जब वो राज्य आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की ओर अग्रसित होंगे, या अपन कह सकते हैं उसका
ये पक्ष आर्थिक और सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। तो सबसे पहले विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक समानता की बात आती है, अर्थात आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की बात आती है। और उसके विकास के लिए जो गठन किया गया था यूएनओ में, वो किया गया था आर्थिक व सामाजिक परिषद का। और विश्व में एक अपन कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई थी। क्योंकि अपन ये भी अच्छे से जानते हैं कि जो विश्व में शांति व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो तभी स्थापित की जा सकती है जब सभी राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी। और इसी के संबंध में जो अपने यूएनओ का चार्टर है, उसके फर्स्ट आर्टिकल में स्पष्ट लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न जो उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी यानी लोगों के उपकार के संबंध में जो समस्या उनके सुलझाने के लिए एक सहयोग के लिए एक राष्ट्रों का समूह होना चाहिए। और वो जो पिछड़े क्षेत्र हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की बात आती है, तो उनको प्राप्त करने के लिए जाति, भाषा, लिंग तथा धर्म आदि के किसी भी प्रकार से अपन कह सकते हैं भेदभाव किए बिना मूल अधिकारों और स्वतंत्रता से लोगों की एक प्रकार से लोगों के अंदर इस प्रकार की समानता की भावना उत्पन्न करना जिससे सभी का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। यह अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि सभी राष्ट्रों का जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा और सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होना आवश्यक है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर। और वो कार्य सौंपा गया था यूएनओ का जो 5वां महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का, उनको, और इसमें अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें, जो इसका जो छठा और अंतिम जो अंग है वह है सचिवालय। और इसका जो मुख्य होता है उसको अपन बोलते हैं महासचिव। तो ये सचिवालय है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये जो जितने भी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सचिवालय से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात सचिवालय के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो संगठन है उनके एजेंसी हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनके विभिन्न जो नीतियां हैं उनको निर्धारण करने के लिए, उसको प्रशासित व समन्वित करने का जो कार्य है वह है सचिवालय का। यानी कि सबसे पहले तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, क्योंकि जितने भी महासभा और इनके यूएनओ के जितने भी अंग उनकी समितियां हैं, उनके जो नीति निर्माण है और है, उनको क्रियान्वित और प्रशासनिक अर्थात अपन कह सकते हैं समन्वित करने का, यानी प्रशासनिक जो मैं यहां लिख देता हूं, यूएनओ के जितने भी संगठन या समिति हैं उनकी नीतियों को या अपन कह सकते हैं उनके जो विभिन्न प्रोग्राम होते हैं उनको एक प्रकार से क्रियान्वित करने का या प्रशासित करने का, या अपन कह सकते हैं समन्वित करने का जो कार्य है वो है सचिवालय का। इसलिए यह महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। और इसे प्रशासनिक मुख्य होने के नाते, क्योंकि महासचिव इसका जो मुखिया होता है उसके अधीन अनेक अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी सहायता के लिए अनेक क्लर्क भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड जितने भी जो निर्णय और लिए जाते हैं उनको सबको रखना इस सचिवालय का ही कार्य है, यानी पूरे के पूरे रिकॉर्ड आदि रखता है। यानी सचिवालय का प्रभारी होता है महासचिव, और प्रभारी होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके कार्य करने से संबंधित या चार्टर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी अंग को नहीं दिए गए हो तो उसमें संपूर्ण जो रिकॉर्ड है वो महासचिव द्वारा रखा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रभारी होता है सचिवालय का प्रभारी वह होता है महासचिव। महासचिव और महासचिव प्रभारी होने के नाते जितने भी यूएनओ के रिकॉर्ड होते हैं, यूएनओ में लिए गए निर्णयों से संबंधित यूएनओ के रिकॉर्ड, वो सब के सब महासचिव की ये जिम्मेदारी है प्रभारी होने के नाते कि उनको सबको सुरक्षित रखे, उनको क्रियान्वित करे। और साथ में सचिवालय का स्टाफ है वो महासभा द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर महासचिव द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इनमें जो यूएनओ के इस सचिवालय का जो अन्य स्टाफ होता है, क्लर्क, अन्य अधिकारी आदि, उनकी नियुक्ति की जाती है वो महासचिव द्वारा की जाती है, और महासभा के द्वारा जो सिफारिश की जाती है या अपन कह सकते हैं महासभा जिनको चुनती है उनकी नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। और इस सचिवालय का जो प्रथम महासचिव था, आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, सचिवालय का प्रथम महासचिव वो था ट्रिगवेली, जो नॉर्वे का था। और जो वर्तमान में इसका जो सचिव है महासचिव, वर्तमान में यूएनओ का जो महासचिव है, वर्तमान महासचिव है वह है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल का। एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल का, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी पहला था ट्रिगवेली नॉर्वे का और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस जो इसका 9वां महासचिव है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में इस संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ अन्य भी काफी एजेंसियां हैं जो सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभावशाली कार्य के रूप में जाने जाते हैं, या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं विश्व में अपना एक अमूल्य योगदान दे रहे हैं, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में और उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि के विकास के संबंध में, या अपन कह सकते हैं जो विभिन्न धरोहरों उनको बचाने के संबंध में अनेक प्रकार की एजेंसियां कार्यरत हैं, जिसमें यूनेस्को है, जिसमें यूनेस्को, WHO, इनकी पूरे नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे WHO का नाम होगा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं WTO की, WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरे के पूरे आपको ये नाम है, ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है। 1 नंबर के रूप में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें ये मैं आपको ये PDF फाइल के माध्यम से ये पूरी आपके पास पहुंच जाएगी, जिसमें ये यूनेस्को हो जाएगा, यूनेडो हो जाएगा, WHO हो जाएगा, WIPO हो जाएगा, FAO हो जाएगा, जो IFD है वो हो जाएगा, WTO हो जाएगा, जो अपना IMO है ये हो जाएगा। ये अनेक एजेंसी हैं, उनकी फुल फॉर्म सहित आपको PDF फाइल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। उससे आपको लिखना और साथ में याद भी करना है जो अन्य एजेंसियां हैं जो इस संयुक्त राष्ट्र के समांतर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से विश्व में अपना एक अमूल्य योगदान दे रही है। तो ये हो गया आज के जो अपने बचे हुए थे 3 अंग उनके संबंध में। बाकी इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका रही है विश्व विकास के संबंध में और उसके अपन कह सकते हैं विश्व में किस प्रकार से शांति व सुरक्षा बनाए रखने में इनके एक अहम योगदान रहा है, और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उसके संबंध में अपन पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।